नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज की विशेष पेशकश एजेंडा में। आपके साथ मैं हूं मोहम्मद अतीक। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एजेंडा में हम आपसे जुड़े हुए मुद्दों को लेकर के आते हैं, आपसे जुड़े हुए सरोकारों को लेकर के आते हैं, ताकि आपकी जानकारी और आपकी सूचनाओं में इजाफा हो सके। तो हमारी आज की इस चर्चा का जो विषय, सबसे पहले वो आपको बता दूं, हमारी आज की इस चर्चा का जो मौजू है वो है प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता। अब इस विषय पर हम चर्चा क्यों कर रहे हैं, पहले यह भी जान लिया जाए। आप सभी को जानकारी होगी कि अभी हाल फिलहाल में ही 28 अगस्त को हाईकोर्ट के द्वारा सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द कर दिया गया है। जी हां, उसके बाद से ही सत्ता के गलियारे से लेकर के प्रतियोगी परीक्षाओं की जो युवा है उन तक हलचल हो गई। एक तरफ दो धड़े इसमें निकल करके आए। एक धड़ा वो था जो वाकई में जो इस वक्त ट्रेनिंग कर रहा था उनको तैनाती तक मिल गई थी, एक धड़ा तो वो है, और दूसरा धड़ा वो है जो इसके विरोध में इसलिए प्रदर्शन कर रहा था कि इस भर्ती परीक्षा प्रक्रिया में अनियमितता पाई गई है, इसकी परीक्षा के पेपर लीक हुए हैं, जिसको लेकर के हाईकोर्ट में मामला चल रहा था। बहरहाल जब यह फैसला आया तो हर तरफ जो है चीजें चलने लगी, और उसके बाद में एक दो तीन खेमे और निकल करके आए। एक तो ऐसा रहा कि जो ये रद्द की गई भर्ती परीक्षा, इसका श्रेय लेने की होड़ मच गई। श्रेय लेने की होड़ ऐसी मच गई कि जो है किरोड़ी लाल मीणा का एक खेमा था, वो कह रहे हैं कि हमने इस पर काफी ज्यादा मेहनत की, जिसकी वजह से हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ हनुमान बेनीवाल भी थे, जिनका कहना है कि हम शुरू से इसके खिलाफ थे और इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द कराने के लिए एड़ी चोटी ताकत लगा दी थी। कांग्रेस का भी अपना अलग तर्क है कि हमने अपना जो कानून सख्त बनाया है, 10 साल, जिस तरह 10 करोड़ तक का जो है जुर्माना लगाने की बात कही है, और जो भी इससे संलिप्त पाए जाते हैं उसमें जो है उम्र कैद की सजा है। ये तो हो गई पक्षी बात। अब बात करते हैं कि ये ऐसी जरूरत क्यों पड़ी। हम अगर पिछले 10 सालों का आंकड़ा उठा करके देखते हैं, 2015 से 2025 तक, तो लगभग 25 जो एग्जाम्स थे उनमें परीक्षा लीक हुए हैं, ऐसे मामले दर्ज किए गए हैं। बहुत सारी परीक्षाओं को जो है निरस्त भी किया गया, कुछ चीजें ऐसी चलती रही। लेकिन अब हम जो बात कर रहे हैं, हमारा जो मौजू रहेगा वो तकरीबन सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 के इर्द गिर्द रहेगा। हमारे साथ बात करने के लिए 3 खास लोगों का पैनल मौजूद है। सबसे पहले आपका परिचय करा देता हूं, उसके बाद हम अगले सेगमेंट की ओर बढ़ेंगे। हमारे साथ मौजूद है सरकार का पक्ष रखने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता, आप शैलेंद्र धा भाई हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी चर्चा में। नमस्कार। तो वहीं कांग्रेस की तरफ से हमारे बीच में मौजूद है कांग्रेस विधायक शिकामील बराला, जो कि आप चोमू से विधायक भी हैं और पेशे से डॉक्टर भी हैं। मैडम, आपका भी हमारी चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। और इसके साथ ही साथ इस पूरी प्रक्रिया में, इस पूरी जो चीजों को लेकर के एक लॉबी और थी जो बराबर लिख रही थी, बोल रही थी, यानी कि पत्रकार लॉबी। पत्रकारिता के क्षेत्र से हमारे साथ मौजूद है अरविंद पलावत जी। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। इससे पहले कि हम इस पर चर्चा करें, बहुत सारी सवाल जवाबों का सिलसिला शुरू हो, पहले आइए देख लेते हैं कि ये जो भर्ती प्रक्रिया थी उस पर हमारी एक ये विशेष रिपोर्ट, ताकि आपको समझ में आए कि वाकई में दरअसल चीजें कैसे चल रही हैं और आने वाले समय में पारदर्शिता को लेकर के क्या कुछ करने की आवश्यकता है। राजस्थान भारत का एक प्रमुख राज्य अपनी शैक्षिक और प्रशासनिक प्रणाली के लिए जाना जाता है। प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे कि राजस्थान लोक सेवा आयोग और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाएं यहां के युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों का प्रवेश द्वार हैं। इनमें राजस्थान प्रशासनिक सेवा यानी कि RAS, सब इंस्पेक्टर, शिक्षक पात्रता परीक्षा और अन्य कई परीक्षाएं शामिल हैं। हालांकि हाल के वर्षों में इन परीक्षाओं में पारदर्शिता की कमी, पेपर लीक, नकल और अन्य अनियमितताओं ने इनकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए हैं। विशेष रूप से 2021 की सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में हुई अनियमितताओं ने व्यापक विवाद को जन्म दिया। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 में अनियमितताओं के चलते राजस्थान हाईकोर्ट ने इस भर्ती को रद्द कर दिया है। प्रतियोगी परीक्षाएं लाखों युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों का सुनहरा अवसर होती हैं। हालांकि सरकार द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय किए गए हैं, जैसे डिजिटल प्रक्रियाओं ने आवेदन और प्रवेश पत्र वितरण को पारदर्शी बनाया है।
परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी और जैमर का उपयोग नकल को रोकने के लिए किया जाता है। उम्मीदवारों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए बायोमेट्रिक प्रणाली लागू की गई है। प्रश्न पत्र तैयार करने और उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में गोपनीयता बरती जाती है। लेकिन इन उपायों के बावजूद पेपर लीक, डमी उम्मीदवार और नकल जैसे मुद्दों ने पारदर्शिता को प्रभावित किया है। इन अनियमितताओं ने न केवल अभ्यर्थियों का विश्वास तोड़ा है, बल्कि राजस्थान की भर्ती प्रणाली की साख को भी नुकसान पहुंचाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, जयपुर। तो जिस तरीके से रिपोर्ट कहती है कि जब भी कोई परीक्षा लीक होती है, पेपर लीक होता है, तो ऐसे में अगर सबसे ज्यादा किसी का नुकसान होता है तो वो है युवा, वो अभ्यर्थी जो सालों से उस परीक्षा की तैयारी कर रहा होता है। उसका सपना होता है कि हम ये नौकरी लेंगे, ये वर्दी लेकर के अपने देश की सेवा करेंगे, लेकिन उसके सपनों पर, उसके अरमानों पर तब कुठाराघात लग जाता है जब ऐसी खबरें आती हैं परीक्षा पेपर लीक की, डमी कैंडिडेट्स के बैठने को लेकर के। जिस तरीके से एसआई भर्ती परीक्षा को जो रद्द किया गया है, ऐसे जो अभ्यर्थी जो ट्रेनिंग कर रहे थे, जो लोग तैनाती जिनको मिल चुकी थी, अब उनका एक तर्क यह भी है कि ऐसे में बहुत सारे लोग जो है ओवर एज हो जाते हैं, तो उनका क्या होगा। हालांकि हाईकोर्ट का साफ तौर पर कहना है कि जो भी अभ्यर्थी थे जो इसमें सेलेक्ट हो चुके थे, उनको एज रिलैक्सेशन दिया गया है कि जो भी अब ये भर्ती हो गई है 859 पदों के लिए, जो भी मई में जो एक नोटिफिकेशन आया था सब इंस्पेक्टर के लिए कि 1015 सीटों के लिए जो भर्ती होनी थी, उसी में अब इसको एड ऑन कर दिया जाएगा। यानी कि जो 859 भर्तियां लेकर के और 1015 इन दोनों को मर्ज करके फिर से नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और एक साथ में ये भर्तियां होंगी। खैर, ये चीजें हो गई एसआई को लेकर के। अब हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले हम आना चाहेंगे शैलेंद्र धा भाई के पास, चूंकि आपकी सरकार है और सरकार की तरफ से आप यहां पर पक्ष रखने के लिए मौजूद भी हैं। सर, हम आपसे शुरुआत करते हैं। सर, पहला सवाल मेरा तो यही रहेगा कि ये जो प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर के जो हमारा आज का जो विषय है, ऐसे में पारदर्शिता को लेकर के सरकार क्या कर रही, जो संस्थाएं हैं, चाहे वो आरपीएससी हो या जिस तरीके से और भी संस्थाएं होती हैं, वो पारदर्शिता को लेकर क्या कुछ कर रही हैं? देखिए, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की माननीय भजनलाल सरकार है और आपने देखा होगा किस तरह से जब विधानसभा चुनाव आए और पिछले 5 वर्ष जो कांग्रेस पार्टी की गहलोत सरकार चली, उस दौरान 19 भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हुए। आप देखिए, वो 5 साल का जो पीरियड रहा, उसमें नकल माफिया पनपे, पेपर लीक माफिया पनपे और किस तरह से डमी कैंडिडेट, फर्जीवाड़ा हुआ, ये सारी कहानी पूरे राजस्थान की जनता के सामने और किस तरह से युवाओं का भविष्य खराब हो गया, उनके सपनों को चकनाचूर कर दिया गया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब चुनावी सभा चल रही थी विधानसभा चुनाव के दौरान, उन्होंने कहा था कि हम युवाओं के भविष्य को बर्बाद नहीं होने देगी भारतीय जनता पार्टी और कोई भी पेपर लीक माफिया को पनपने नहीं देंगे, पाताल में होगा तो भी उसको ढूंढ के निकालेंगे और प्रतियोगी परीक्षाएं जो है वो पारदर्शिता से, ईमानदारी से और संयमित तरीके से बिना फर्जीवाड़े के कराएंगे। ये सारी बातें प्रधानमंत्री जी ने कही, उसी की आप आगे कड़ी लेके चलेंगे तो माननीय भजनलाल सरकार का गठन होता है। 15 दिसंबर 2023 में भजनलाल शर्मा जी राजस्थान के मुख्यमंत्री की शपथ लेते हैं और जैसा हमने राजस्थान के युवाओं से वादा किया था, राजस्थान की जनता से वादा किया था, अगले ही दिन सरकार बनते ही 16 दिसंबर 2023 को एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन कर दिया जाता है, जो सारी भर्ती परीक्षा है जिनमें धांधलियां हुई थी, फर्जीवाड़े हुए थे, पेपर लीक हुए थे, डमी कैंडिडेट बैठे थे, उनकी जांच शुरू की गई। आपको जानकर आश्चर्य होगा, ऐसा ही भर्ती परीक्षा जो आप अभी इस पे चर्चा कर रहे थे, ये सितंबर 2021 में कांग्रेस की सरकार ने कराया था। उसके बाद फिजिकल भी कांग्रेस की सरकार में हुआ, सरकार में 2021 में, सितंबर 2021 में परीक्षा हुई, ऐसा ही भर्ती परीक्षा 21 में हुई, सितंबर 2021 में। फिजिकल अप्रैल 2022 में हुआ। आप देखिए, उसके बाद इंटरव्यू होने के बाद उनको फाइनल सिलेक्शन देते हुए फाउंडेशन कोर्स और पोस्टिंग किसने दी? कांग्रेस पार्टी की सरकार ने। और जबकि पेपर लीक का उस समय भी आरोप लग चुका था कि एसआई का पेपर लीक हो गया, लेकिन कांग्रेस पार्टी की गहलोत सरकार ने कोई सुध नहीं ली और अपराधियों को बचाने के लिए आनन फानन में उनको नियुक्तियां दे दी गई। ये जब माननीय भजनलाल सरकार आई, उसके बाद एसआईटी का गठन हुआ और एसआईटी जांच में यह सामने आया,
अभी मार्च 2024 में कि एसआई भर्ती का भी पेपर लीक हुआ था, उसकी एफआईआर दर्ज हुई, उसके बाद हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। आप तो जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस के ऊपर में, मैडम हम आपके पास आ रहे हैं, आपकी पार्टी के एक नेता है, नेता प्रतिपक्ष है टीकाराम जूली, जब ये हाईकोर्ट ने इस पर जो है रोक लगाई और भर्ती प्रक्रिया रद्द कर दी, उनका साफ तौर पर कहना था, वो ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार ने कड़े कानून बनाए हैं कि हम जो है 10 करोड़ रुपए तक का जो हम जुर्माने की बात करते हैं, जो भी इसमें संलिप्त पाए जाते हैं, साथ ही साथ उम्र कैद की बात करते हैं। तो क्या सिर्फ कानून बना देने से ही चीजें हो जाती हैं, या आपके सरकार में वाकई में जिस तरीके से कह रहे हैं कि 17 पेपर लीक हुए हैं, तो उस समय क्या कुछ ऐसी परिस्थिति थी कि आप नहीं रोक पा रहे थे इतने सख्त कानून बनाने के बावजूद भी? देखिए, सबसे पहले तो कानून बनाना इसलिए जरूरी है ताकि लोग फिर से ये जुल्म करने से घबराएं जी, और सख्त कानून इसके लिए होने चाहिए। ये एक स्टेप है कि हम किस तरह से ट्रांसपेरेंसी मेंटेन कर सकते हैं। दूसरी चीज है कि बीजेपी ने ये मुद्दा भुनाया चुनाव से पहले कि हम जो पेपर लीक माफिया हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। जो एसआई भर्ती की जो इस पे सवालिया निशान उठे, उस पे बीजेपी का पूरी तरह से, जब तक हाईकोर्ट का निर्णय नहीं आ गया तब से भी एक अनिर्णय की स्थिति में बीजेपी सरकार दिखाई दी। उस मामले को बुनाया गया सरकार में आने के लिए, पर कुछ पुख्ता ठोस सरकार नहीं कर पाई। एसआई भर्ती को लेकर एक मंत्रिमंडल की कमेटी गठित की गई, पर उसका कोई टाइम फ्रेम डिसाइड नहीं किया गया, उसकी रिपोर्ट नहीं आई। रिपोर्ट आई तो हमारे मुख्यमंत्री महोदय के पास रिपोर्ट पहुंची, पर आज तक किसी को यह नहीं पता कि उस रिपोर्ट में क्या था। सरकार के एक मंत्रियों का बयान नॉर्मली माना जाता है कि सरकार का बयान है जी। सरकार के एक मंत्री एसआई भर्ती के निरस्त होने के पक्ष में रहते हैं। वहीं जो हाईकोर्ट का भी डिसीजन आया, सिंगल बेंच जस्टिस जो समीर जैन जी ने जी एक ये निर्णय सुनाया कि एसआई भर्ती रद्द की जाती है, उस दिन मंत्रिमंडल के एक मंत्री ने उस पर खुशी जाहिर की। वहीं पे कानून मंत्री, जो इतने एक इंपॉर्टेंट मंत्रालय है, उन्होंने ये कहा कि हाईकोर्ट ने कहा ही नहीं है कि ये भर्ती रद्द की गई है। तो ये जो विरोधाभास सरकार में है, ये अपने आप में दिखाता है कि ये बीजेपी सरकार युवाओं के भविष्य के लिए और जो मुद्दा उन्होंने बुनाया उसके लिए कितनी कमिटेड है। शैलेंद्र जी, बहुत वाजिब सवाल इन्होंने बताया कि आपका स्टैंड क्या है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी आपके ऊपर आरोप लगाती है, जो स्टूडेंट हैं या जो लोग अभ्यर्थी हैं वो भी कई बार चीजों को लेकर के थोड़ा उहापोह की स्थिति में रहते हैं कि ये सरकार का क्या स्टैंड है। क्या वाकई में आप इस जो भर्ती प्रक्रिया को रद्द किया गया उसके पक्ष में है या इसके विपक्ष में? थोड़ा सा तस्वीर क्लियर करिए सर। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा जी, जो भर्ती परीक्षाएं लीक हुई वो कांग्रेस के कार्यकाल में हुई। ठीक है, माननीय भजनलाल सरकार ने तो पेपर माफियाओं को खत्म करने का काम किया। हमने 1.5 साल में 350 से अधिक अपराधियों को पकड़ने का काम किया, जिनमें कांग्रेस की सरकारों ने संरक्षण दिया, फरार कर दिया। और आप बताइए, ये जांच कांग्रेस को करनी चाहिए थी, नहीं करनी चाहिए थी? मैंने आपको इतिहास बताया एसआई भर्ती परीक्षा का, सारी भर्ती परीक्षाओं का इतिहास देख लीजिए, सब कांग्रेस के समय में हुई और सारे पेपर कांग्रेस के समय में लीक हुए, फर्जीवाड़े हुए और धांधलियां हुई। और इसको उजागर करने का काम माननीय भजनलाल सरकार ने किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आप बताइए, आप ये आरोप लगा रहे हैं, इन पे नैतिक अधिकार ही नहीं है इनको बोलने का, क्योंकि ये जांच कांग्रेस पार्टी की सरकार को कराना चाहिए था, सब इंस्पेक्टर पेपर लीक के मामले को, लेकिन ये हमने माननीय भजनलाल सरकार ने कराया। जहां तक रही, अगर कोई बात आई है, जब कोई मामला सब्जुडिस हो जाता है माननीय उच्च न्यायालय में, तो सरकार भी ये देखती है कि सर्वोच्च उच्च न्यायालय क्या निर्णय देता है। तो कोई भी मामला जब सब्जुडिस हो जाता है, तब कोई कमेंट या टिप्पणी नहीं की जाती है। जो भी तथ्य रहे, उन तथ्यों के आधार पर माननीय उच्च न्यायालय ने अपना निर्णय दिया है। और आप देखिए, हमने जो वादा किया था, मैं आपको इस चैनल के माध्यम से एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं कि 2.25 साल हो गए माननीय भजनलाल सरकार को आए हुए। जो आरपीएससी, जो राजस्थान लोक सेवा आयोग, जिसकी साख खत्म हो चुकी थी, जिसकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी थी, जिसके सदस्य बिकाऊ थे, किस तरह से उनको गिरफ्तार करने का काम किया, और वही आरपीएससी को हमने वापस उसका प्रतिष्ठा वापस बनाए रखी, और किस तरह से हमने अनुशासन में लाने का काम किया। और जितनी भी आरपीएससी ने भर्ती परीक्षाएं कराई है, आपको मैं बताता हूं 140 से अधिक भर्ती परीक्षाएं बड़ी छोटी करा चुकी है आरपीएससी, और एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। ये किसकी विश्वसनीयता है, ये किसकी क्रेडिबिलिटी है? ये माननीय भजनलाल सरकार की क्रेडिबिलिटी है। आप देखिए, उसी तरह राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो भर्ती परीक्षाएं कराता है कर्मचारी अधीनस्थ सेवाओं की, वहां 26 से अधिक परीक्षाएं हुई, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ, एक भी डमी कैंडिडेट नहीं बैठा, एक भी फर्जीवाड़ा नहीं हुआ। ये होता है राजस्थान के युवाओं के प्रति हमारा कमिटमेंट, जो हमने राजस्थान के
के युवाओं से वादा किया था कि आपके भविष्य को बर्बाद नहीं होने देंगे, कोई भी पेपर लीक नहीं होगा, कोई फर्जीवाड़ा नहीं होगा, और हमने पेपर लीक माफियाओं को पकड़ने का काम किया। अगर आपको करना था जो काम आपको करना था कांग्रेस पार्टी को, वो भारतीय जनता पार्टी की माननीय सरकार ने किया। तरीके सहमत हो कि जब 1.5 साल की तकरीबन सरकार आ चुकी है और इसमें आप 140 परीक्षाएं करा चुके हैं और किसी में भी पेपर लीक की घटनाएं नहीं है, वाकई में यह काबिल तारीफ है। जिस तरीके से अगर आप पिछली सरकार को देखें, काफी कुछ आरोप लगे। पालावत जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। जिस तरीके से अभी शिखा मील बराला जी का कहना था, इनकी पार्टी का भी कहना है कि भाई साहब हम तो कड़े कानून बना करके काम करते हैं। क्या वाकई में कड़े कानून बना देने से भर्ती प्रक्रिया में जो धांधली होती है, कई बार चीजें जो पेपर लीक होते हैं, क्या उस पर अंकुश लग सकता है और पारदर्शिता को लेकर के क्या कुछ करना चाहिए? जी बिल्कुल। देखिए अतीक जी, कड़े कानून बना देने के साथ में ये जरूरी है कि उन कानूनों की जो सख्ताई से पालना है वो यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है। बीजेपी और कांग्रेस के दोनों जो साथी हैं हमारे साथ हैं, मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि कितनी राजनीतिक इच्छा शक्ति बीजेपी और कांग्रेस की रही है, उसका एक छोटा सा उदाहरण मैं हमारे बीजेपी कांग्रेस दोनों को देना चाहूंगा। आरपीएससी के जो अध्यक्ष होते हैं उनका कार्यकाल होता है 6 साल का। 6 साल का। पिछले 30 साल में एक भी क्या काबिल व्यक्ति आपको ऐसा नहीं मिला कि उनको 6 साल का कार्यकाल पूरा दे दिया जाए। बीजेपी भी थी, कांग्रेस भी थी। आखिर ऐसा क्या था कि 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, कब तक ये राजनीतिक रूप से उपकृत करते रहेंगे आप? अगर आपको युवाओं के लिए कुछ काम करना है तो आरपीएससी को एक ऐसा व्यक्ति दीजिए जो 6 साल तक वहां पर ग्राउंड पर रह करके काम करे, कुछ ऐसी चीजें निकाल करके लाए कि जिससे कि पेपर लीक जैसी जो चीजें हैं वो ना हो। आप देखिए केरल में जो पब्लिक सर्विस कमीशन है वहां की, वहां पे करीब 40 से 45 साल के जो युवा होते हैं उनको वहां पर अध्यक्ष बना दिया जाता है। हाल ही में मैं पढ़ रहा था कि केरल के एक जो अध्यक्ष है उन्होंने अपने 2 टर्म यानी 12 साल का जो कार्यकाल है वो पूरा किया है। अगर कोई व्यक्ति 12 साल तक एक कुर्सी पर बैठ करके काम करता है तो आप तय मानिए कि वो कुछ ना कुछ तो नया लेकर के आएगा। आज भाई जी बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी भी जिस तरीके से लगातार काम करे, तो क्योंकि उनको इतना लंबा समय हो गया। एक व्यक्ति जब लंबे समय तक कुर्सी पर है तो उनका जो विजन है उस देश के लिए बिल्कुल स्पष्ट है कि मुझे क्या करना है, क्योंकि आने वाले समय में एक रेस्पॉन्स जो है, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो उनकी है। तो आप आरपीएससी के लिए इस तरह के मैकेनिज्म डेवलप करें कि आपका जो कार्यकाल है वो पूरा करें। ना ऐसा हो कि केवल आपने कोई डीजीपी रिटायर हो रहे हैं, उनको रिटायरमेंट से पहले उपकृत करने के लिए आपने 1 साल के लिए आरपीएससी का अध्यक्ष बना दिया। यानी कि जो आरपीएससी की जो साख है उस पर कहीं ना कहीं जो है बट्टा लगने की बात होती है, जब उसके बीच से ही लोग जब करप्ट होकर के निकलते हैं। जैसे कि 2 सदस्य आज गिरफ्तार हैं जिसको लेकर के, चाहे वो बाबूलाल कटारा हो या फिर रामूराम रायका हो। मैडम, आपसे सवाल, चूंकि आप सत्ता से निकल करके अभी हाल फिलहाल में विपक्ष में बैठी हुई है, आपकी जब सरकार थी, हम ये जानना चाहते हैं कि जो आरपीएससी के जो सदस्य होते हैं या इस तरह के जो मेंबर या प्रेसिडेंट का जो आप सिलेक्शन करते हैं, क्या क्राइटेरिया थी, उनकी पात्रता क्या होती है? क्या वाकई में उनके जो है आप चीजों को देख करके उनको नियुक्त करते हैं? जैसा कि इन्होंने बताया कि 6 साल का कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाते हैं, क्या वाकई में आपको इतने काबिल लोग नहीं मिलते थे? क्या चीज देख करके आप उनकी नियुक्ति देते हैं आप लोग? चूंकि बात केंद्र सरकार की भी आई और प्रधानमंत्री महोदय की भी आई, तो ये एक सोचनीय और चिंतनीय विषय है कि कल ही सुप्रीम कोर्ट की एक डिविजनल बेंच ने, जिसमें जस्टिस पीएस नरसिम्हा एंड जस्टिस अतुल, उन्होंने ये एक अपनी चिंता जाहिर की है कि एसएससी चुनाव, एसएससी जो एग्जाम्स हैं उनको लेकर सरकार ने, केंद्र सरकार ने क्या प्रयास किए हैं कि उनकी जो सैंक्टिटी है वो मेंटेन की जाए। ठीक है। और अगर हम देखें कि हमारे आसपास पहले हम गांव में देखते थे कि बहुत सारे टीचर्स, पुलिस एसएससी एग्जाम से निकल कर आते थे। पिछले 10 साल में देखें कोई एकेडमिक कैलेंडर नहीं है जी, कोई एसएससी एग्जाम्स की बात नहीं है। एनटीए को बनाया गया पर उसकी जो विश्वसनीयता है, क्रेडिबिलिटी है, उस पर भी बहुत सवाल उठाए जा रहे हैं, उसकी साख भी काफी खतरे में आई है। तो ये सारी चीजें तो केंद्र सरकार की बात हो गई हैं। दूसरी चीज, अगर राज्य सरकार पे आए तो अभी ये जो भी एसओजी ने सारी इन्वेस्टिगेशन की है, उसमें बीजेपी कार्यकाल के दौरान जो नियुक्त किए गए थे आरपीएससी मेंबर, आज वो भी अरेस्ट किए गए हैं इस दौरान, इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान। उनके बेटा बेटी भी अरेस्ट किए गए हैं। और बहुत दूर जाने की बात नहीं है, अभी दिव्यांगजनों का एक ये सर्टिफिकेशन की बात आई, सर्टिफिकेशन को वेरीफाई करने की बात आई। तो वहां पर आज ही हम देखें तो बीजेपी के एक विधायक हैं जिनकी बेटी को भी बुलाया गया वेरिफिकेशन के लिए, पर वो नहीं पहुंचे। तो ये चीजें एक पार्टी विशेष पे डाल देना, क्योंकि बीजेपी की तो ये कमजोरी भी है और आदत भी है कि लोकसभा में नेहरू जी के नाम को लेकर 10 साल निकाल दिए इन्होंने,
यहाँ पर अब ये पिछली सरकार 2 साल हो गए हैं, पिछली सरकार में आज जब सत्ता में थी 5 साल का आपने कार्यकाल किया तो आपने सीएम का जैसा कहना है कि 19 में से 17 भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हो गए। तो हम तो यहाँ पर बात करेंगे, हो सकता है ठीक है इतिहास की बात बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है, लेकिन वास्तविकता पर अगर आप आते तो कहीं ना कहीं आपकी जो पार्टी थी, आपका जो कार्यकाल था वो कहीं ना कहीं विवादास्पद रहा है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जो परीक्षाएं हैं वो बिल्कुल साफ सुथरी हों, चाहे वो डमी कैंडिडेट्स को लेके हों, चाहे पेपर लीक को हों, ये मैं बिल्कुल स्वीकार करती हूं। पर जब जनादेश आया और जनादेश ने बीजेपी को सत्ता में बिठाया तो बीजेपी सरकार क्या कर पाई? आप कहते हैं कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ। RUHS में नर्सिंग BSc बहुत एक छोटी सी एग्जाम होती है, उसका पेपर लीक हुआ, पर वो चर्चा का विषय नहीं है क्योंकि मीडिया उसे दिखाता नहीं है। आज हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं, आज हम डमी कैंडिडेट्स को पकड़ नहीं पा रहे हैं, कोई SOP हमारे पास नहीं है, केंद्र सरकार की तरफ से नहीं है। तो ये सारी चीजें हमारी जो दावा है कि भाई साहब हम तो जब सत्ता में आए तुरंत हमने SIT गठित की, उसके बाद में आपने SIT गठित की, तो आप सत्ता में तो आप भी ये काम कर सकते थे, तो आपने लेकिन नहीं किया, क्या कहेंगे आप? पर जब जनादेश बीजेपी को दिया तो बीजेपी कब तक कांग्रेस के नाम पर ये सारी चीजें करती रहेगी? जब आपको जनादेश मिला, आपने मंत्रिमंडल की कमेटी गठित की, क्यों आपने एक लाइन पीरियड है हर अभ्यर्थी का, जो लोग टीचिंग से, कोई दिल्ली पुलिस में था, कोई UDC था, LDC था, वो लोग निकल के SI भर्ती में सिलेक्ट हुए, उनका लाइन पीरियड भी आपने निकाल दिया, फिर ये लंबित हो गया हाईकोर्ट में। सर सवाल ये कई बार जब हम लोगों ने बात की तो एक चीज निकल करके तकरीबन 500 के आसपास में जो अभ्यर्थी थे जो ट्रेनिंग ले रहे थे, उनका यह मानना है कि हम लोगों ने इसके अलावा SI के अलावा भी कई सारे ऐसी जो नौकरी थी जिसमें हमारा सिलेक्शन हो चुका था, हम उसको छोड़ करके, क्योंकि हमें वर्दी से प्यार था, कहीं ना कहीं देश की सेवा करने का उनका एक जज्बा था। तो अब उनके साथ में क्या होगा, क्योंकि हालांकि कोर्ट ने तो उनको एज रिलैक्सेशन दे ही दिया है, ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में वो जब दोबारा पेपर में बैठेंगे तो क्या उनका IQ लेवल वही रहेगा? क्या वाकई में उसी शिद्दत के साथ में वो सिलेक्शन पा सकेंगे? नहीं, निश्चित तौर पर आप देखिए, अगर कोई भर्ती परीक्षा लीक होती है तो उसमें उस अभ्यर्थी की सालों की मेहनत होती है, उस अभ्यर्थी के साथ साथ उसके परिवार की मेहनत होती है, और परिवार कितना पैसा लगाकर कोचिंग कराता है। कई लोग असक्षम भी होते हैं तो अपनी जमीनें बेच के बेटे को पढ़ाते हैं, कोचिंग कराते हैं, कोई अपने जमीन बेच के उधार लेके पढ़ाता है। तो निश्चित तौर पर एक दुखद घटना है, लेकिन इस घटना का अंजाम मैं अब कांग्रेस को, क्योंकि सारे पेपर लीक कांग्रेस के समय में हुए, ये इनके पाप थे जो हम धोने का काम कर रहे हैं। और आप देखिए ना, आप देखिए, हमारे वही RPSC है ये, जब लगातार पेपर लीक होते थे, उस पर आरोप लगते थे, हमने उसी RPSC को किस तरह से वहां पर जांचें बिठाई, किस तरह से हर अधिकारी कर्मचारी पर हमने शिकंजा कसा, और वही RPSC आज अच्छे रिजल्ट्स दे रही है, एक भी पेपर लीक नहीं हो रहा। वही कर्मचारी बोर्ड है। आपने देखा हमने किस तरह से दस्तावेज सत्यापन के लिए हमने दस्तावेज सत्यापन उस संबंधित विभाग को दे दिया कि उस विभाग की जिम्मेदारी है कि आप वेरीफाई करें उसके डॉक्यूमेंट्स को। और आप देखिए किस तरह से लगातार भर्तियों में धांधली निकल के आ रही है कि पुरानी जो भर्तियां थी उनमें फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगे हुए हैं, और किस तरह से अभी आपने देखा एक सिर्फ 43 या 48 विभाग है जिनमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है। एक शिक्षा विभाग में 126-30 टीचर्स जो है फर्जी लगे हुए। तो ये सारा काम जो किया जा रहा है वो माननीय भजनलाल सरकार कर रही है। हमने SOP बनाई, हमने एक SOP बनाई कि कोई भी भर्ती परीक्षा कैसे होगी, वो RPSC का जो भी कंडक्ट, वो एक तो एजेंसी है, रिक्रूटमेंट एजेंसी है, कंडक्ट कराने की एजेंसी है, वो इन्वॉल्व रहती है, जिला प्रशासन इन्वॉल्व रहता है, पुलिस प्रशासन होता है, SOG होती है। किस तरह से हमने पारदर्शिता से गोपनीयता बरतते हुए ये काम किया, इसीलिए हमने सजगता दिखाते हुए, ये सजगता ये दिखा सकते थे, लेकिन उन्होंने कानून बना के एक सिर्फ कानून बनाया, कानून बना देने से ही अपराध नहीं रुका। आप देखिए अगली बार जैसे ही कानून बना ना, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, कानून बना जी, उसके बाद 3 दिन बाद ही वनपाल का भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हो गया। तो आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए, जैसे भारतीय जनता पार्टी की माननीय भजनलाल सरकार की हमारे राजस्थान के युवाओं के प्रति जो हमारा विश्वास, जो हमने उनको जगाया, उनके भविष्य को सुरक्षित करने का, कि आपके साथ कभी धोखा नहीं होगा, और उसी पर हम आज काम कर रहे हैं। और ऐसा आज भी जांच जारी है। आपको ये पर रुकना चाहेंगे, हम आएंगे पालावत जी के पास में। सर, जिस तरीके से जब ये पारदर्शिता की बात आती है, ठीक है, बहुत सारी तकनीकें हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है, कई बार बायोमेट्रिक लगाए जाते हैं, जहां पर परीक्षाएं होती हैं वहां पर जैमर लगा दिए जाते हैं, इंटरनेट सेवा बंद कर दी जाती है, लेकिन उसके बाद भी कई बार देखा गया है कि कई बार पेपर लीक हो गए या कुछ चीजें हो गई। क्या लगता है क्योंकि और क्या कुछ सुधार करने की जरूरत है वाकई में, ताकि इस चीज को रोका जा सके? कौन कौन सी चीजों को करना चाहिए सर आपके हिसाब से? बिल्कुल लतीफ जी, आपने बहुत अच्छा सवाल जो है वो पूछा है। और क्योंकि देखिए अगर हम बात करें पेपर लीक को लेकर के, सबसे पहले यदि हमें रोकना है तो हमें जो अपनी गवर्नमेंट प्रेस है
उसको हमें इतना मजबूत बनाना होगा, इतना सक्षम बनाना होगा, हमारे जो पेपर्स हैं वो किसी प्रिंटिंग प्रेस पे ना पब्लिश हो, वहां पर ना छपे। हमारी गवर्नमेंट प्रेस, जहां पर हमारे पास इतनी बड़ी जमीन है कि जितनी बड़ी जमीन जो प्राइवेट जो फर्म्स है उनके पास नहीं होती है, इतनी मशीनरी हमें वहां पर लगानी चाहिए कि वहां पर हम अपने जो पेपर्स हैं वो बनाएं। क्योंकि वहां पर बनाने का देखिए एक बड़ा फायदा होगा कि आपके गवर्नमेंट की निगरानी में सारा काम होगा, आपके तमाम जो अधिकारी हैं वो वहां मॉनिटरिंग कर सकते हैं। इन तमाम अधिकारियों के बीच में वो जो पेपर बनेगा और उसके बाद में उसका जब सर्कुलेशन होगा तो कहीं ना कहीं गोपनीयता जो है वो बनी रह सकती है। तो इसके लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति सबसे पहले यह है मजबूत होनी चाहिए कि हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप करना होगा, हमारी गवर्नमेंट प्रेस जो है वो मजबूत करनी होगी। उत्तर प्रदेश ने ये किया है, उत्तर प्रदेश में भी पेपर लीक हो रहे थे और उत्तर प्रदेश ने सरकार ने वहां पर किया कि हमारे जो पेपर हैं वो गवर्नमेंट प्रेस में छपेंगे और गवर्नमेंट प्रेस में छप करके वहां से उनका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो है वो अहम आपने मुद्दा उठाया। बगल में बैठे हुए धाभाई, इनसे हम पूछ भी लेते हैं कि क्या वाकई में ऐसा नहीं हो सकता कि सरकारें जो अपनी जो प्रेस होती है, गवर्नमेंट प्रेस हो गई या इसके अलावा जो इसकी प्रक्रिया होती है उसको और मजबूत किया जाए, क्योंकि जितना ज्यादा मजबूत सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा उतनी ज्यादा पारदर्शिता निकल करके आएगी, बनस्बत के कि जब हम प्राइवेट एजेंसी की तरफ रुख करते हैं या कभी इस तरीके से संस्थाओं की तरफ जाते हैं तो हम वहां पर उम्मीद ज्यादा हो जाती है कई बार पेपर लीक की। तो ऐसे में क्या कुछ कर रही है सरकार? नहीं, बिल्कुल पालावत जी ने एक बहुत अच्छा सुझाव भी दिया है और निश्चित तौर पर मैं इनकी बात से सहमत भी हूं कि सरकार को अपनी प्रिंटिंग प्रेस जो गवर्नमेंट प्रेस होती है उसको सुदृढ़ करना चाहिए, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके वहां गोपनीयता और वहां सुरक्षा से पेपर छप सकते हैं और वो कहीं लीक भी नहीं हो सकते। तो निश्चित तौर पर आप देखिए जब से माननीय भजनलाल सरकार आई है तब से हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से युवाओं के भविष्य को सुरक्षित किया जाए, हम रोजगार जनरेट कर सकें। आप देखिए हमने पौने 2 साल में 80,000 युवाओं को नियुक्ति दे दी गई है, 1 लाख भर्ती परीक्षाओं के जो परीक्षा है वो प्रक्रियाधीन है और आने वाले समय में कल ही आपने देखा होगा जब शिक्षक दिवस था तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15,000 शिक्षकों की भर्ती का ऐलान किया है। तो निश्चित तौर पर जो हमारा वादा है राजस्थान के युवाओं से कि हम 4 लाख नौकरियां 5 साल में दे देंगे, 80,000 नौकरियां हम दे चुके हैं, नियुक्तियां 1.25 लाख प्रोसेस में है। दिसंबर 2026 तक आप देखेंगे 2.5 लाख नौकरियां हम दे चुकेंगे। इसके अलावा भी हमने कहा है कि हम 6 लाख नौकरियां गैर सरकारी क्षेत्र में देंगे। हम यही नहीं कि सरकारी क्षेत्र, हम गैर सरकारी क्षेत्र पे भी ध्यान दे रहे हैं, चाहे वो कौशल विकास की प्रशिक्षण की बात कर लें, चाहे स्टार्टअप्स की बात कर लें। और मुझे बताते हुए आपको मैं एक आंकड़ा देना चाह रहा था आपको, ये था कि 2.95 लाख युवाओं को केंद्र और राज्य पोषित योजनाओं के माध्यम से 622 कौशल विकास केंद्रों के द्वारा आर्थिक क्षेत्रों के कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। युवा संबल योजना के तहत 1,17,000 नवीन स्वीकृतियां जारी की गई है। 1.71 लाख लाभार्थी आशार्थी विभिन्न राजकीय विभागों में इंटर्नशिप कर रहे हैं। राजस्थान में स्कूली छात्रों में उद्यमिता और नवाचार की भावना को बढ़ाने के लिए हमने आई स्टार्ट कार्यक्रम शुरू किया है 33 जिलों में 66। तो हम चाह रहे हैं कि नए नवाचार करें ताकि राइजिंग राजस्थान भी, देखिए राइजिंग राजस्थान भी इसका एक पार्ट था कि किस तरह से जब यहां औद्योगिक विकास होगा तो उसमें रोजगार का सृजन होगा। तो भारतीय जनता पार्टी का यही विजन है कि हम ना केवल उनके भविष्य को सुरक्षित करें बल्कि रोजगार सृजन करें। ताकि बात कर रहे हैं शिखर जी, आप भी साथ में मौजूद हैं, काफी कुछ दावा कर रहे हैं, 5 साल में 4 लाख नौकरियां देने की बात ये कर रहे हैं। ऐसे में आपसे मेरा सवाल जो है, हालांकि हम एसआई भर्ती पे ही आते हैं, कि ये जो 2 धाड़ा है, कई बार एक तो है जो इसके पक्ष में है जो युवा, दूसरा जो इसके विपक्ष में है कि ये भर्ती प्रक्रिया दोबारा से चालू होनी चाहिए और जो ये है उस पर स्टे लगना चाहिए। ये चीज को लेकर के हम आपकी पार्टी का स्टैंड जानना चाहते हैं कि ये जो भर्ती प्रक्रिया रद्द की है हाई कोर्ट ने, समीर जैन जी जो थे वहां पे जो जस्टिस थे, इसमें आपकी पार्टी का स्टैंड क्या, क्या आप इस भर्ती परीक्षा के खिलाफ है या इसके साथ में आप जो है खड़ी होंगी? इसमें हर विषय के जैसे 2 पहलू होते हैं जी। जितने लोग यहाँ पर कम से कम करीबन 65 लोगों को हाईकोर्ट ने कहा कि वो लोग अभी इसमें दोषी पाए गए हैं, बाकी 895 जो लोग हैं करीबन 785 जो लोग हैं उनके खिलाफ कोई अभी तक सबूत नहीं मिला है। तो ये देखते हुए अगर भर्ती परीक्षा रद्द होती है तो बिल्कुल ये उन लोगों के साथ में थोड़ा अन्याय जैसा होगा जिन लोगों ने अपनी नौकरियां छोड़ी हैं या फिर जो लोग जेन्युइनली मेहनत करके और सिलेक्ट हुए थे। पर एक पहलू ये भी है कि जो लोग अभी भी पकड़े नहीं गए हैं और जिन लोगों के खिलाफ सबूत हैं वो लोग सिस्टम में आते हैं, वो लोग कहीं ना कहीं अपराधियों से जुड़े हैं, कहीं ना कहीं तस्कर गिरोह से जुड़े हुए हैं। तो वो एक बार सिस्टम में आने, लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में आता है तो वो तस्कर जो समूह है उन लोगों को संरक्षण प्रदान करेंगे और कहीं ना कहीं ये व्यवस्था धीरे धीरे बिगड़ती जाएगी और
जितना पैसा उन्होंने इसमें लगाया, जितना धांधली उन्होंने की, उस चीज को वो दूसरे तरीके से वापस पैसा निकालने की कोशिश करेंगे, भ्रष्टाचार बढ़ेगा। तो उस तरीके से हम मानते हैं कि जो ये रद्द की गई है और वापस ये वैकेंसीज निकलेंगी, क्योंकि मेहनत करने वाला जो है उसके साथ एक बार अन्याय हुआ है, पर वो मन लगा के मेहनत करे, एक बार डिप्रेशन जरूर रहता है। स्थिति भी बनती है कि जो अभ्यर्थी है वो उसने तो जो है तैयारी की, उसके बाद में वो अपने काम में लग गया। हमेशा से आदमी का जो आईक्यू लेवल होता है, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो नहीं हो पाती है, फिर से उसको पढ़ने के लिए माहौल बनाना पड़ता है। अभी वो नौकरी में आ गए थे, समाज में एक बात चल गई थी, हर आदमी जानता था कि चलिए नौकरी पे आ गए, उनको हीन भावना से भी देखा जाने लगा। कई अभ्यर्थी तो इस बात को लेकर के रो रहे थे कि उनको वो अपने समाज से इकलौते सब इंस्पेक्टर बन रहे थे, उनको सम्मानित किया गया, लेकिन उसके बावजूद अब उनके ऊपर ये ठप्पा लग गया है कि आप जो है फर्जी भर्ती परीक्षा के जो अभ्यर्थी रहे हैं, आपको हम बहुत ज्यादा मान्यता नहीं देते, हीन भावना से देखा जाता है। ऐसे में उन अभ्यर्थियों की क्या गलती है जो इसमें संलिप्त नहीं, वाकई में वो पढ़ लिख करके आए, उनके लिए क्या होना चाहिए? देखिए, सामाजिक दबाव अलग चीज है, पर जो व्यक्तिगत है, जिसने जेन्युइनली मेहनत करके इसमें सिलेक्शन पाया है, ट्रायल ईयर ये एग्जाम था और उसमें आए हैं, उनके साथ डेफिनेटली कुछ अन्याय तो हम मानेंगे। और एक न्याय का भी सिद्धांत रहता है, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। जब तक दोषी को दोषी करार नहीं दिया जाए तब तक उसे हम सजा भी नहीं दे सकते। तो दोनों पहलू को देखते हुए 4 लाख लोग जहां इस परीक्षा में बैठे थे, वहां पे बाकी लोग हैं वो ठगे से भी महसूस कर रहे हैं कि हो सकता है इनकी जगह हम भर्ती हो गए होते, तो वो बिल्कुल ये चाहेंगे कि ये फिर से एक नए सिरे से ये प्रक्रिया हो। हालांकि जो शिखा जी ने बहुत मिलीजुली जो है प्रतिक्रिया अपनी दी है, वो पक्ष में और विपक्ष में किसी एक तरफ तो नहीं झुका हो रहा है, दोनों की बातें कर ली हैं। तो हम धाबाई के पास आएंगे। धाबाई, जिस तरीके से शिखा जी ने जो अपना पक्ष रखा वो तो साफ तौर पर आपके सामने है ही है। कुछ यूथ हैं, अभ्यर्थी हैं, उनका भी कुछ मानना है, सरकार की तरफ बड़ी उम्मीदों से देख रहे हैं। जो सेलेक्ट अभ्यर्थी थे जिनको जो है ये परीक्षा रद्द कर दी गई है, उनकी एक उम्मीद ये है कि शायद सरकार जो है डबल बेंच में जा सकती है, अपील कर सकती है, या फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। सर, मैं आपसे यही चीज तस्वीर क्लियर करना चाहता हूं कि सरकार का वाकई स्टैंड क्या होने वाला है। क्या फ्यूचर में सरकार डबल बेंच में जा सकती है या फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती है? अतीक जी, देखिए, जो माननीय उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है सिंगल बेंच ने, उस निर्णय का जो लीगल सेल है गवर्नमेंट का, वो उस पर स्टडी कर रहा है और उसकी समीक्षा करी जा रही है कि आगे क्या कार्रवाइयां करनी है, कैसे कार्रवाई करनी है। निश्चित तौर पर उसकी पूरी एक बार जो निर्णय आया है उसकी समीक्षा करने के बाद ही कोई सरकार निर्णय लेगी। लेकिन आप ये देखिए कि राजस्थान में युवाओं के भविष्य को अगर सुरक्षित करने का काम किया है, उनको रोजगार देने का काम कर रही है, तो माननीय भजनलाल सरकार कर रही है। और केंद्र ने भी देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी नकल विरोधी कानून बनाया, सख्ती से उसको लागू करने का काम चल रहा है। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में मैं राजस्थान ही नहीं, ओवरऑल भारत के प्रोस्पेक्ट की बात करता हूं कि युवाओं के भविष्य को हम कैसे सुरक्षित करें कि पेपर लीक जैसी घटनाएं नहीं हो, क्योंकि इससे बहुत व्यक्ति आहत होता है, व्यक्ति नहीं पूरा परिवार आहत हो जाता है। सांसद हनुमान बेनीवाल है, उनका साफ तौर पर कहना है कि यहां पर जिस तरह की यूपीएससी जो है नेशनल की बात होती है, उस तरह जो है स्टेट में भी यूपीएससी के लेवल का ही एक संगठन बनना चाहिए, उसका गठन होना चाहिए। क्या आप सरकार में मौजूदा हैं, क्या कुछ कहना चाहिए? इस तरीके से चीजों को आप आगे बढ़ाएंगे? क्या यूपीएससी के लेवल का आप यहां पे जो बोर्ड है वो बनाएंगे, गठित करेंगे? देखिए, बिल्कुल यूपीएससी हो, आरपीएससी हो, ये संवैधानिक संस्थाएं हैं और ये संविधान के तहत इनमें प्रावधान दिए हुए हैं। अनुच्छेद 315 से 323 तक इनकी पूरी नियुक्ति का कार्य प्रणाली का सारा उसका विवरण दिया हुआ है। और जिस तरह से यूपीएससी की क्रेडिबिलिटी है जी, ये माननीय भजनलाल सरकार, आप देखिए यही तर्ज पर हम बढ़ रहे हैं। यही आरपीएससी है जो कांग्रेस पार्टी के समय में भी थी और यही आरपीएससी जो भारतीय जनता पार्टी के समय में, लेकिन रात दिन का अंतर देखिए। यह होता है कि अगर आप जब कर्मचारियों अधिकारियों पे लगाम लगा देते हैं, उनकी पूरी स्क्रूटनी कर लेते हैं, उनके जो जांच की जाती है कि कहीं वो इन्वॉल्व तो नहीं है, आय से अधिक संपत्ति तो नहीं, उनकी संपत्ति की जांच कर ली जाती है, उन पे चेक किया जाता है और एक योग्य व्यक्ति को वहां बिठाना जब हम शुरू करते हैं तो निश्चित तौर पर आप देखिए वह उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। और इसीलिए आज हमने उस प्रतिष्ठा को बढ़ाने की हम उम्मीद करते हैं, जिस तरीके से अपने बातचीत के दरमियान कहा था कि हम 6 साल तक का जो कार्यकाल होता है, ये पालावत जी कह रहे थे कि इनको काबिल व्यक्ति नहीं मिला, तो क्या आपकी सरकार को हम ये मानकर चलते हैं जो भी सदस्य रहेंगे वो पूरा कार्यकाल पूरा करेंगे और सबकी जो है आप पारदर्शिता के साथ में नियुक्ति दे रहे हैं? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल निश्चित तौर पर यह ध्यान रखा जा रहा है कि एक योग्य व्यक्ति को दिया जाए जो ईमानदार हो, जिसका बैकग्राउंड देखा जाए पूरा, उसका जैसे डॉजियर बनता है उस तरह से पूरा उनका आय का ब्यौरा उनके पास होना चाहिए, उनके क्या क्या कार्यकलाप हुए हैं, कहां तक उनके ऊपर कोई मुकदमा तो नहीं है, ये सारी चीजें देखते हुए आरपीएससी में मेंबर्स की नियुक्ति होनी चाहिए। और आप देखिए हमने क्रेडिबिलिटी को वापस रिवाइव करने की कोशिश की है और रिवाइव किया है, तभी तो एक भी भर्ती परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ, यही आरपीएससी पहले थी। तो इसलिए क्या है, ये इच्छा शक्ति पर डिपेंड करता है
और हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय भजनलाल सरकार, वो युवाओं के प्रति दृढ़ संकल्प पे जो वादे किए थे, हम उनको उनके पेपर्स में कोई फर्जीवाड़ा नहीं होने देंगे और रोजगार भी पूरा तरीके से कहना कि आरपीएससी यही बोर्ड पहले भी था और अब भी था, तो कई बार देखा जाता है जब आप यही बोर्ड मौजूद था उस समय में, तो आपकी सरकार क्यों इस में चेक नहीं लगा पा रही थी कि क्या कुछ हो रहा है? इतने ज्यादा परीक्षा पेपर लीक हो रहे थे। मेरे पास एक डेटा मैं वो भी पढ़ के बता देता हूं, शायद आप इस चीज को करेंगे। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2018 में हुई थी, 11 मार्च को लीक हुआ पेपर और 17 मार्च को परीक्षा रद्द कर दी गई थी। ये आपके लिए इसलिए मैं थोड़ा गौर से सुनिएगा क्योंकि आपके सरकार के कार्यकाल का ये एक बोया हुआ बीज है जो सबके सामने आ रहा है। ये चीज लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा 2018 का आयोजन हुआ 29 दिसंबर 2016 को 19 को हुआ और पेपर लीक होने के चलते इसे रद्द कर दिया गया। अब आते हैं जेईएन सिविल डिग्रीधारी भर्ती परीक्षा 2018 का आयोजन 6 दिसंबर 2020 को हुआ था, जिसे एसओजी की रिपोर्ट के आधार पर बोर्ड ने रद्द कर दिया। रीट लेवल 2 परीक्षा जो 2021 को माध्यमिक बोर्ड की ओर से 26 सितंबर को आयोजित की गई थी, यह पर्चा भी लीक हो गया और करीब 4 माह के बाद सरकार ने पेपर को लीक मानते हुए रद्द कर दिया। आगे बढ़ते हैं। बिजली विभाग टेक्निकल हेल्पर भर्ती परीक्षा 2022 ऑनलाइन हुई थी। इस परीक्षा में पेपर लीक को लेकर काफी बवाल मचा था। इसमें 6 केंद्रों की परीक्षा रद्द हुई थी। राजस्थान पुलिस मुख्यालय की ओर से कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2022 का आयोजन 14 मई 2022 को हुआ था। दूसरी पारी का जो पेपर वायरल होने पर इसे रद्द कर दिया गया, पुनः परीक्षा आयोजित की गई। वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2020 का आयोजन हुआ। राजस्थान चयन बोर्ड ने 12 नवंबर 2022 को किया था, लेकिन पेपर के विकल्प सोशल मीडिया पर वायरल होने की वजह से इस पारी की परीक्षा को बोर्ड ने रद्द कर दिया। आगे बढ़ते हैं। हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती परीक्षा 2022 का पेपर लीक होने के बाद रद्द कर दिया गया। सेकंड लास्ट जो हमारा है वो सेकंड ग्रेड 2022 का पेपर भी लीक होने की वजह से रद्द हुआ। और एक आखिरी जो हम क्योंकि 10 की सूची बता रहे हैं, हालांकि आंकड़ा काफी लंबा है लेकिन 10 गिन के बता रहे हैं। मेडिकल ऑफिसर भर्ती परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की गई थी, लेकिन परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद सरकार ने परीक्षा को रद्द करते हुए ऑफलाइन परीक्षा का आयोजन किया। बहुत लंबी लिस्ट है, आपने बड़ी गौर से सुना। मैडम क्या कहना चाहेंगी? सरकार की खामियां रही, इसीलिए जनादेश मिला भाजपा को। ठीक है, पर भाजपा ने बात आपने कही कि आप खुद मान रही हैं कि सरकार की खामियां जनता को लगता है और सरकार डेफिनेटली सरकार जिम्मेदार है अगर उसके कार्यकाल के दौरान आपके हक हुआ है तो। लेकिन सरकार का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट कहीं नहीं है इनमें। ठीक है, जिन भी लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, हम तो खुद चाहते हैं, हमारे खुद जो नेता प्रतिपक्षी हैं, हमारे जो पीसीसी प्रेसिडेंट हैं, वो खुद कह रहे हैं कि आप पकड़िए ना, हमारा जो सहयोग चाहिए हम सहयोग देंगे। बार बार सिर्फ भाषणों में कहना कि हम बड़े मगरमच्छ पकड़ेंगे, बड़े मगरमच्छ, वो मगरमच्छ हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो सरकार की कहीं ना कहीं विल पावर में कमी है और खुद भाजपा के बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए सरकार कहीं ना कहीं रुकी हुई है। देखेंगे छोटी मछलियों को नहीं। देखिए, सबसे पहले तो हमने उन गैंगों को खत्म करने का काम किया जो राजस्थान में युवाओं के भविष्य को बर्बाद कर रही थी। ठीक है, चाहे जगदीश बिश्नोई हो, मीणा गैंग हो या भूपेंद्र सारण हो या यूनिक हो, इन सबको पकड़ने का काम किया जिससे गैंगे खत्म हो और युवाओं का भविष्य सुरक्षित हो। आप सुनिए, दूसरी हाँ, मगरमच्छ आ रहा हूं मैं धीरे धीरे। आप देखिए, जांच कड़ी से कड़ी जुड़ती है। अगर कोई जांच होती है, इन्वेस्टिगेशन होता है, तो वो कड़ी से कड़ी जुड़ता है और उसके बाद वहां तक जांच जाती है। किस तरह से आपने देखा रामू राय का पकड़े गए, है ना, वो चाहे हमने हमारे समय में अपॉइंट हुए हो, रामू राय का पकड़े गए। बाबूलाल कटारा को किसने अपॉइंट किया, इनके समय में मंत्री 18 लाख रुपए लेते पकड़े गए। वो किस रिश्वत में पकड़े गए, सबको पता है कि नियुक्तियां दिला रहे थे। आप बताइए किस कोचिंग सेंटर से इनके मंत्रियों पे आरोप लग रहे हैं? आप सुनिए सर, किन कोचिंग सेंटर से इनके मंत्रियों का लेन देन या उनसे साठगांठ उनके सामने आ रही थी। तो ये सारी तमाम बातें जांच में समय लगता है और धीरे धीरे आप देखेंगे बड़े मगरमच्छ भी पकड़े जाएंगे। और किस तरह से सीएम के ओएसडी पकड़े जाते हैं, पीएसओ जो उनके हैं वो पकड़े जाते हैं, पीएसओ सीएम हाउस के उनके पीएसओ पकड़े गए। तो तमाम धीरे धीरे जांच बढ़ रही है और आने वाले समय में माननीय भजनलाल सरकार जो बिल्कुल मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कह दिया है कि हम किसी भी बड़े आदमी को, किसी भी बड़े अधिकारी को नहीं छोड़ेंगे। होता है करप्शन की बात आती है, वो खुल करके विरोध में आ जाता है कि नहीं, हम साहब जो है गहलोत साहब के साथ थे, वो उनको डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट बताते हैं। तो क्या वाकई में आपकी जो सरकार थी कि इस मामले में कहीं ना कहीं उसको धता नहीं बताते कि वो इस मामले में चूकी? अभी हमारी यही बात चल रही है कि सिर्फ घोषणा भर करना ही आपकी इच्छा शक्ति नहीं दिखाता है। 2 करोड़ नौकरियां कही गई, 15 लाख जेब में आएंगे, पर आज तक कहीं नहीं दिख रहे हैं। नौकरियों की बात हो रही है कि भाजपा सरकार राज्य में इतनी नौकरियां दे रही है, पर उनकी कितनी नौकरियों की विज्ञप्तियां कांग्रेस सरकार में निकली थी, ये भी कभी क्लियर नहीं करते हैं। उसी तरीके से जांच की अगर अपन बात करें
तो जैसे बात की पीएसओ की, तो हमारे माननीय जो पूर्व मुख्यमंत्री साहब हैं गहलोत साहब, उन्होंने अपना स्टेटमेंट बाकायदा दिया और उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ भी है तो दोषी के खिलाफ कार्रवाई करें। और जिस तरीके से आपने मंत्रियों की बात बोली, सिर्फ जैसा अभी मैंने बोला न्याय का सिद्धांत है, तो वो सिद्धांत है सिर्फ आप आरोप प्रत्यारोप करके आप आरोप सिद्ध करें। आपने कभी ईडी भेज दी, ईडी खाली हाथ लौटती है हमारे नेताओं की, मंत्रियों की यहां से। तो सिर्फ आरोप लगाकर बदनाम करना नहीं, आप पकड़िए, बड़े मगरमच्छ पकड़िए, पर दिखाइए तो सही अपनी इच्छा शक्ति। वो इच्छा शक्ति आसान होता है, कई बार उसको जो है इंप्लीमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। पलावत जी, जिस तरीके से बातचीत बहुत सारी हो रही थी यहाँ पे, एक चीज और निकल करके आई एसआई भर्ती में कि जो सेलेक्ट अभ्यर्थी थे उनका जो ग्रुप था वो लोग याचिका लेकर के हाईकोर्ट में गए हैं। उनका कहना है कि हम डबल बेंच में जाकर के रोकिया और उन्होंने याचिका दाखिल भी कर दी है। संभवतः सोमवार या मंगलवार को इस पर सुनवाई भी होगी। आपको क्या लगता है कि ये जो याचिका लेकर के अभ्यर्थी वहां पर गए हैं सुनवाई के लिए, क्या लगता है कि इस पर सरकार जो कोर्ट है क्या कुछ है इसमें सुनवाई कर सकती है? क्या इसको एक्सेप्ट करेगी या इसको डिनाई कर देगी? क्या कुछ होने वाला है सर? जी बिल्कुल, देखिए जो डिविजनल बेंच में जो गए हैं अभ्यर्थी, उनकी जो याचिका है उस पर 8 तारीख को जो सुनवाई है वो यहाँ पर मुकर्रर की गई है। और जिस तरीके से कई जो पक्ष है, देखिए ये बहुत गंभीर मुद्दा है और हाईकोर्ट जो है हर एक मुद्दे की गंभीरता को अध्ययन करता है। और जिस तरीके से, क्योंकि देखिए बहुत बड़ी संख्या है, आप कुछ लोगों के पकड़े जाने पर आप यह नहीं कह सकते कि सभी लोग जो हैं वो इसमें दोषी रहे हैं। ठीक है, माना जा रहा है कि जिस तरीके से एक बड़े जो संख्या में लोग हैं वो पकड़े जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने बड़ी ईमानदारी से पेपर दिया है, ईमानदारी से पेपर देकर के पास हुए, उन्होंने अपनी पुरानी जो नौकरियां हैं वो छोड़ दी, उनके घर परिवार की स्थितियां जो है बड़ी विकट है। और लगातार हम ऐसे अभ्यर्थी जो है वो लगातार संपर्क भी कर रहे हैं कि जो बड़ी मुश्किलों से, जिनका परिवार जो है इस वक्त बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहा है, तो कहीं ना कहीं एक जो रिलीफ है वो लेने की जो कोशिश है वो हाईकोर्ट से, इनके माध्यम से होगी कि हाईकोर्ट किसी तरह की डिविजनल बेंच जो है वो उनको रिलीफ दे। और जिस तरीके से, क्योंकि अभी सरकार भी लगातार इस पूरे फैसले का जो अध्ययन है, सिंगल बेंच का जो फैसला था उसका अध्ययन कर रही है, और तो ये भी होगा कि सरकार की भी मंशा जो है, जिस तरीके से लगातार मंत्रियों के जो बयान सामने आ रहे हैं, तो मंत्रियों के बयानों को देखते हुए लगता है कि सरकार भी इसमें अपना जो सकारात्मक जो पक्ष है वो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है उनके लिए रख सकती है कि जो उनकी नौकरी है वो नहीं जाए। क्योंकि जो दोषी हैं, जो लगातार पकड़े जा रहे हैं, जो इनका इन्वॉल्वमेंट मिल रहा है, उन लोगों को सजा है वो मिलनी चाहिए। सरकार का भी जहां तक अभी तक की जो मंत्रियों की जो बातचीत सामने आ रही है, हालांकि सरकार में भी 2 धड़े हैं, लेकिन सरकार का एक जो बड़ा ग्रुप है वो ये सोचता है कि किसी तरह का अन्याय जो है वो यहां पर नहीं होना चाहिए। लेकिन अतीक जी, जो हमारा मूल मुद्दा है कि सरकार जो भर्ती परीक्षा है उसमें पारदर्शिता कैसे हो, तो मैं इस मुद्दे पर वापस आना चाहता हूं, क्योंकि ये देखिए बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। ठीक है, अब भारतीय जनता पार्टी भी है, कांग्रेस भी है, देखिए सबसे बड़ा हमें अमूलचूल परिवर्तन है वो हमारे आरपीएससी में करना होगा। देखिए उसका एक सबसे बड़ा कारण मैं आपको बताऊं, पेपर लीक क्यों होते हैं। इस बार घर के जो भेदी है उन्होंने लंका ढाई है जी, जिस तरीके से हाईकोर्ट के फैसले से भी हमने देखा। उनके 2 बच्चे, अब आप देखिए कि सबसे बड़ी बात हमें यह देखना होगा कि हमारे जो आरपीएससी के मेंबर्स हैं, हमारे जो चेयरमैन हैं, वो राजनीतिक नियुक्तियां होती है हमारे यहाँ पे, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स है बेसिकली, चाहे संवैधानिक उसको बोला जाए कि हमारे संवैधानिक है। लेकिन आप ये देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताऊं, पात्रताएं निर्धारित हैं, लेकिन पात्रताओं के विपरीत जाकर के और डिजायर्स बनती हैं कि सेक्रेटरी बनाने के लिए डिजायर जो है वो चलती है, मेंबर बनाने के लिए डिजायर चलती है, माफ कीजिएगा चेयरमैन और मेंबर्स के लिए जो डिजायर्स है वो चलती है। तो जब तक राजनीतिक जो संरक्षण है वो बंद नहीं होगा, तब तक कहीं ना कहीं पूरी तरह से पारदर्शिता है वो नहीं होगी। आप देखिए, इसका एक मैं उदाहरण दूं, अगर कोई व्यक्ति जो है वो बीजेपी के किसी नेता के माध्यम से या कांग्रेस के किसी नेता के माध्यम से आरपीएससी का यदि सदस्य बनता है, तो उन नेता के कहने पर जो भी परीक्षा होगी उसमें यदि नेता का कोई जानकार है तो उनको कहीं ना कहीं कोई रिलीफ देने का जो प्रयास है वो किया जाएगा। इसके लिए जरूरी है कि हमारे जो मेंबर्स हैं, हमारे जो चेयरमैन हैं, उनका एक इस तरीके का एक इंटरव्यू लिया जाए और उस इंटरव्यू के माध्यम से उसमें हाईकोर्ट के जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, संवैधानिक रूप से उसका ढांचा इस तरीके से कानून के तहत, देखिए नियमों में परिवर्तन है वो विधानसभा कर सकती है, लोकसभा तक वो जा सकता है। हमें हमारे आरपीएससी की जो बॉडी है उसके अंदर इस तरह के आमूलचूल परिवर्तन करने होंगे, जो सदस्य हैं वो राजनीतिक नियुक्तियों से नहीं आए, बल्कि जो वैलिड है वो लोग वहां पे उनके आवेदन होकर के वो परीक्षा के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से, इंटरव्यू के माध्यम से वो आरपीएससी के मेंबर बने, आरपीएससी के चेयरमैन बने, जब तो जाकर के कोई पारदर्शिता आएगी। बिल्कुल पारदर्शिता की बात हो रही है, जिसमें हाईकोर्ट के जो जज थे समीर जैन, उनका इन्होंने स्वयं स्वप्रज्ञान भी लिया है। जी बिल्कुल, उनका ये कहना है कि जिस तरीके से ये जो आरपीएससी उसमें सुधार होने चाहिए, इसको पीआईएल के तरीके दर्ज करने की भी उन्होंने आदेश दिए हैं।
ऐसे में शिखा जी आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके से जो आरपीएससी को लेकर के जो सुधारों की बात होती है, कई बार पारदर्शिता की बात होती है, आपको क्या लगता है कि इसमें किन किन चीजों को शामिल किया जाना चाहिए, जिस आधार पर जो इसके मेंबर्स होते हैं, जो इसके प्रेसिडेंट होते हैं, जिनका जो चुनाव होना चाहिए, और कितना ज्यादा इनका जो है इनकी पारदर्शिता को लेकर कार्य करने की आवश्यकता है? राजनीतिक जो नियुक्तियां हैं वो बंद होनी चाहिए। डेफिनेटली आपकी जो ट्रांसपेरेंसी है उसको अफेक्ट करता है। जो भी पार्टी सत्ता में है उनके जो साथ में लोग हैं उनको, मतलब ये एक हम राजनीति से परे होकर अगर बात करें तो युवाओं के भविष्य की यहां हम बात कर रहे हैं, तो राजनीतिक नियुक्तियां बिल्कुल जो ट्रांसपेरेंसी है उसको अफेक्ट करती हैं। दूसरी बात, कहीं भी सरकारों की एक कमिटमेंट, क्योंकि परीक्षाएं चर्चा का मुद्दा ही नहीं है, ये चुनावी मुद्दा ही नहीं होती हैं। केंद्र सरकार की भी अगर बात करें, आज तक कोई एसओपी नहीं बन पाया है। आप पेंशन दे रहे हैं सोशल सिक्योरिटी में, कोई गरीब को पेंशन दे रहे हैं, कोई बुजुर्ग को पेंशन दे रहे हैं, उसका सालाना आप वेरिफिकेशन कराते हैं, उसकी आप बायोमेट्रिक से, कभी कॉर्नियल कभी फिंगरप्रिंट्स, उससे आप सालाना उसका वेरिफिकेशन करा रहे हैं, गरीब आदमी का वेरिफिकेशन करा रहे हैं। पर कहीं भी कोई एसओपी नहीं है कि हम एआई को जो क्योंकि अभी बहुत सारे एडवांसमेंट्स हो रहे हैं, हम एआई को यूज करें, हम बायोमेट्रिक्स को और एडवांस्ड करें, और इन चीजों को आरपीएससी मेंबर्स की नियुक्ति और साथ में ही जो इंटरव्यूअर्स हों उन पे एक हमें स्क्रूटिनी रखनी चाहिए कि वो किसके कांटेक्ट में हैं जो परीक्षा के दौरान, और हर इंटरव्यूअर को बराबर तवज्जो देनी चाहिए। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारी जो परीक्षा प्रणाली है उन सिस्टम्स को सुधारा जा सकता है। साथ में ही जो दूसरी स्टेट्स में अच्छी प्रणालियां हैं उनको स्टडी करके वो भी हम हमारे राज्य में लागू करी जा सकती है। ठीक है, जिस तरीके से उन्होंने बताया, कई बार सर जो ये एजेंसीज होती हैं परीक्षा कराती हैं, उसके बाद भी जो पेपर बनते हैं, पेपर बनने की जब प्रक्रिया शुरू होती है, कई बार वहां पर भी लूप होल देखा जाता है। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, आपसे धाबाई जी, तो उसकी पारदर्शिता को लेकर के क्या ऐसा नहीं हो सकता है? उन्होंने बहुत वाजिब सवाल उठाया था, पालावत जी का साफ तौर पर कहना था कि हम कोई अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, सरकार का ही हो, सरकार की ही एजेंसी हो, सरकार उस पर जो है पारदर्शिता को लेकर काम करे, जो पेपर बनाने से लेकर के उसकी मूल्यांकन तक के लिए क्या कुछ करने की आवश्यकता है, और आप कर क्या रहे हैं इस वक्त? नहीं, देखिए, अभी जितनी भी भर्ती परीक्षाएं राजस्थान लोक सेवा आयोग ने कराई है उसमें बहुत गोपनीयता बरती गई है, बहुत सुरक्षा के तहत उसको रखा गया है, और किस तरह से कौन सी प्रिंटिंग प्रेस हो ये किसी को भी जानकारी अब नहीं रहती है। हालांकि ठीक है कि एक गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, खुद की गवर्नमेंट प्रेस होगी तो वो ज्यादा और ठीक होगा, लेकिन अगर हम सख्ती से और हम मजबूत इरादे के साथ अगर हम काम करते हैं तो निश्चित तौर पर आप देखिए पेपर लीक नहीं हो सकता। जैसे एक पुलिस कांस्टेबल जिसको अपन बीट अधिकारी बोलते हैं, वो मोहल्ले में हर घर को जानता है, अगर वो ईमानदारी से डेडिकेटली काम करे तो चोर भी उस मोहल्ले में नहीं घुस सकता है। तो निश्चित तौर पर क्या है कि पूरे सिस्टम को हमको चाक चौबंद करने की आवश्यकता है, उसको पारदर्शी किस तरह से बनाया जाए और किस तरह से उनको अकाउंटेबल बनाया जाए, उनकी संपत्तियों की जांच की जाए, किस तरह से उनपे चेक बैलेंस रखा जाए, किस तरह से उनको इंटेलिजेंस वहां हमारा काम करे कि किसी भी तरह इस तरह की घटनाएं नहीं हो। दूसरा, अगर कोई कर रहा है तो उसको हटाने की प्रक्रिया, जैसे आरपीएससी सदस्य अगर कोई संवैधानिक संस्था है और उसमें कोई सदस्य, तो उसकी हटाने की जो प्रक्रिया है बहुत लंबी प्रक्रिया है और एक कह सकते हैं कि कठोर प्रक्रिया है, जिसको भी हमको थोड़ा सा सॉफ्टन करने की आवश्यकता है, ताकि अगर कोई ऐसी अनियमितताएं करता हुए व्यक्ति पाया जाए, जैसे अब इन्होंने बनाया, आप देखिए कांग्रेस की सरकार ने एक कर्नल साहब किशोर सिंह जी को, उसके बाद उनके क्या बयान आने लगे समाज को लेकर, अलग अलग वैमनस्यता को लेकर, उनको हटाया नहीं जा पा रहा है, क्यों? तो ये प्रक्रिया को भी थोड़ा सरलीकरण करना चाहिए कि हम किस क्रेडिबल व्यक्ति को वहां बैठा रहे हैं, अगर उसमें कहीं भी डाउट आता है तो उसको हटाने का प्रोसेस भी बहुत सरल हो ताकि उसको हटाया भी जा सके। अरविंद जी, अभी जिस तरीके से धाबाई का कह रहा था कि अगर एक जो पुलिस का जो बीट अधिकारी होता है, अगर वो चाह ले तो भाई क्राइम रुक सकता है पूरी तरीके से, क्योंकि वो हर एक घर को जानता है। लेकिन यहां पर एसआई भर्ती में दूसरी प्रक्रिया निकल करके आई है। एसओजी ने खुलासा किया, उसका कहना है कि कई सारे अपराधी थे, उनके बच्चे इसमें शामिल हो गए। जैसे उदाहरण के तौर पर आप जो जोधपुर की जो बब्बल माफिया है उसके जो बच्चे इसमें शामिल हो गए, कई सारे नशा तस्कर थे, उनके फैमिली के लोग आ गए इसमें। इस तरीके से बहुत सारे अपराधियों का इसमें सम्मिलितीकरण पाया गया। ऐसे में पारदर्शिता के साथ साथ जो सिस्टम है, अगर इस सिस्टम में वाकई में घुस गए होते तो क्या वाकई इसको खोखला नहीं कर रहे होते? फिर जब करप्ट आदमी अगर करप्शन करेगा तो जाहिर सी बात है करप्शन का तो जो फ्लो रहेगा वो तो बढ़ेगा ही। जी बिल्कुल, आप खुद इस बात का बिल्कुल सही कह रहे हैं, और एक अंदाजा भी लगाया जा सकता है कि यदि इस तरह के व्यक्ति यदि सब इंस्पेक्टर बनते तो आप खुद सोच सकते हैं कि वो
आने वाले समय में क्या तांडव जो है वो राजस्थान में मचाते हैं। तो इसके लिए तो एसओजी को बहुत बड़ा साधुवाद है कि एसओजी ने इस तरह की बड़ी जो कार्रवाई है वो यहां पे की। और देखिए एसओजी ने जो अपनी कार्रवाई की वो डबल लेयर में यहां पर चली। सबसे पहले उस गैंग को पकड़ा जो ब्लूटूथ के माध्यम से जिसने नकल करवाई, और उसके बाद में ये देखा गया कि वहां से एक नया लिंक उनको मिला, और उस लिंक के माध्यम से जो रामूराम रायका है और कटारा जो है उन तक जो उनकी पहुंच है वो हुई। तो कहीं ना कहीं ये जरूर था कि हर एक मुद्दे पर एसओजी ने गहनता से उसकी जांच की, और लगातार जो आरोपी जो है वो अब तक भी गिरफ्तार हो रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से लगातार एसओजी जांच कर रही है तो कई और जो आरोपी हैं वो अब गिरफ्तार जो है वो इस मामले में हो सकते हैं। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी हमारी ये आवश्यकता है कि हम किस तरह से पूरी जो आरपीएससी है उसको रिस्ट्रक्चर करें, कर्मचारी चयन बोर्ड है उसको हम काम करें। क्योंकि मैंने देखा कि जब विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लग रही थी, अतीक जी, आचार संहिता प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी चुनाव आयोग की वो दिल्ली में होने वाली थी करीब शायद 12 या 1 बजे के आसपास, और उससे पहले धड़ाधड़ जो ऑर्डर्स थे वो एक दिन पहले की डेट में ऑर्डर्स निकले। उसमें कर्मचारी चयन बोर्ड में 2 सदस्यों को नियुक्त कर दिया और आरपीएससी में नियुक्त कर दिया। अब आप सोचिए कि जब इस तरह से जब नियुक्तियां की गई, चाहे वो किसी भी माध्यम से, किसी भी नेता के माध्यम से की गई हो, तो कहीं ना कहीं एक सवाल तो बिल्कुल खड़ा होता है। तो हमें सबसे पहले तो आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड, जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है, उसके लिए एक सख्त जो कानून है वो कानूनों के अंदर उनमें सख्त जो परिवर्तन है वो करने चाहिए, ताकि जिस तरीके से धाबाई जी कह रहे हैं कि अभी तक जो हमारे, आप देखिए हमारी ये इसको कहा जा सकता है दुर्भाग्य, देखिए कि जो आरपीएससी सदस्य जो है जो जेल में थे, हालांकि एक को जमानत मिली है, एक अभी भी जेल में है, उनको आज तक बर्खास्त नहीं कर पाए हम। जबकि उपराष्ट्रपति जो है उनका इस्तीफा तत्काल स्वीकार हो जाता है, जबकि हमारे जो आरपीएससी के सदस्य हैं उसको हम बर्खास्त नहीं कर सकते हैं। और आज आरपीएससी के आप देखिए 3 पद जो है सदस्यों के वो यहां पर खाली पड़े हैं। और जब आरपीएससी जैसी संस्था में जब आपके पास सदस्य नहीं होंगे तो किस तरह से आप भर्ती प्रक्रिया करेंगे। मैं बाबाई जी को भी कहूंगा कि आप बार-बार में पौने 2 साल, अतीक जी आप बाबाई जी लगातार कह रहे हैं कि हमने पौने 2 साल में ये किया, लेकिन कहीं ये ना हो कि एक्स्ट्रा जो कॉन्फिडेंस है इसको लेकर के कहीं आने वाले समय में कोई बड़ी मुश्किल है वो आपके सामने भी आ जाए। आज आपके पास आरपीएससी के 3 जो महत्वपूर्ण पद हैं सदस्यों के वो यहां पर खाली हैं। आरपीएससी के चेयरमैन जो हैं आपके वो जून 2026 में चले जाएंगे। ऐसे में क्या करेंगे? आपके कर्मचारी चयन बोर्ड के जो सदस्य का एक पद तो संभवतः शायद नेक्स्ट मंथ खाली हो रहा है। आपको काबिल व्यक्ति ढूंढना है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण काम है। जिस तरीके से जो 2 लोग थे जिनको डायरेक्ट संलिप्तता पाई गई इस तरीके से, चाहे रामूराम रायका हो, बाबूलाल कटारा हो, उनको अभी तक जो है सरकार बर्खास्त नहीं कर पाई है। क्या लगता है कि आपको आने वाले समय में इनको बर्खास्त करने की क्या प्रक्रिया रहेगी और क्या कुछ मजबूरी रही है अब तक कि उनको हटाने? नहीं, मजबूरी नहीं, सरकार ने अपना काम करके पूरा भेज दिया, लेकिन वो प्रक्रिया इतनी लंबी है उसमें सरकार भी कुछ नहीं कर सकती। अब वो मामला सुप्रीम कोर्ट के पास पेंडिंग है। तो हमें सबसे पहले जो हमारे कानून है उन कानूनों को थोड़ा सा लचीला बनाना होगा कि यदि इस तरह से कोई भी हमारा जो सदस्य हो वो इस तरह के नैतिक मूल्यों का उसका पतन होता है तो उसको लेकर के हम क्या कर सकते हैं। ये एक कानूनी पेचीदगी जो है वो सरकार के सामने, सरकार भी चाहती है कि हम हटाएं, यदि कांग्रेस होती तो वो भी चाहती कि हम इनको हटा दें, बीजेपी भी चाहती है हम हटा दें, लेकिन कानून ऐसा है कि उस कानून के बीच में कुछ कर नहीं सकते हैं ज्यादा। और उसी का एक कारण है कि आज आरपीएससी जैसी संस्था में, महत्वपूर्ण जो संस्था है उनके अंदर पद खाली पड़े हैं, नैतिकता के तौर पर इस्तीफा देना चाहिए। मंजू शर्मा ने जिस तरीके से इस्तीफा अपना दिया तो इन सदस्यों को भी अपना इस्तीफा जो है हालांकि निलंबित कर दिया गया है, और उसके बाद पद खाली हो तो उसमें नई जो ज्वाइनिंग्स है वो होनी चाहिए। उसके बाद में आने वाले समय में जो हमारी भर्ती प्रक्रिया है वो फास्ट जितनी हम कर सकते हैं, क्योंकि आपने कहा एक बहुत बड़ा टारगेट है कि करीब 4 लाख भर्तियां जो है वो आने वाले समय में इनको करनी, अब करीब 3.25 साल का समय है। 3.25 साल में लास्ट के जो 8 से 9 महीने जो होते हैं वो काउंटेबल ही नहीं होते हैं, क्योंकि उस दौरान जो भी नियुक्तियां होती है वो नियुक्तियां देना बड़ा मुश्किल हो जाता है उस दौर में, कि सरकार चुनावी मोड में आ जाती है, सरकार किस तरह से उनको नियुक्तियां देगी। तो अभी से जो काम है वो यहां पर बीजेपी को शुरू करना होगा ताकि आने वाले समय में भर्ती प्रक्रिया जो काफी फास्ट हो। ठीक है शिखा जी, चूंकि हम चर्चा कर रहे हैं और हम लगभग जो है युवाओं को लेकर के हर पहलू पर बातचीत करते हैं और कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास वक्त की कमी है और हमारे पास इशारा हो चुका है, घड़ी हमें बता चुकी है कि हमारा वक्त यहीं तक सीमित है। तो हम आपसे जल्दी से एक सवाल लेना चाहते हैं, जो हमारे अभ्यर्थी, जो हमारे जो यूथ है वो हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी बहुत उम्मीद से देख रही हैं वो लोग, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपका क्या कुछ ओपिनियन है इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर के और जो अन्य पारदर्शिता को लेकर के जो चीजें होती हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? कांग्रेस पार्टी हमेशा समर्पित रही है युवाओं के भविष्य को लेकर, और आज भी कांग्रेस पार्टी का यही स्टैंड है कि जो भी दोषी हैं उन्हें पकड़ा जाए और उन्हें सजा दी जाए। क्योंकि जैसा कि अभी बात हुई कि हमने जो ऐसे दोषियों के खिलाफ, पेपर लीक और ऐसे माफियाओं के खिलाफ जो सजा के जो नियम बनाए वो भी काफी कठोर थे, और अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसकी इच्छा शक्ति तो बार बार इसी से जाहिर हो रही है कि एक मंत्री बयान देते हैं कि बहुत खुशी की बात है, एक मंत्री बयान देते हैं, कानून मंत्री बयान देते हैं
कि हाईकोर्ट का ऐसा कोई डिसीजन ही नहीं है रद्द का। तो ये इतिहास में पहली बार हो रहा है कि इतना विरोधाभास एक ही सरकार में है। सरकार की इच्छा शक्ति है कि नहीं है, वो रद्द करना चाहती है या नहीं, तो ये सरकार की तरफ से एक, इनके मुखिया की तरफ से एक स्टेटमेंट जरूर आए इस पर। हाँ, जो सवाल खड़ा किया आपके ऊपर, वो जल्दी से आप इस पर जो तस्वीर क्लियर कर दीजिए कि वाकई में दरअसल सरकार कहना क्या चाहती है। नहीं, देखिए, सरकार एकदम स्पष्ट है। सरकार युवाओं के साथ खड़ी है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। इसीलिए मैंने आपको बताया कि 150 से अधिक भर्ती परीक्षाएं होगी, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ, कहीं फर्जीवाड़ा नहीं हुआ, कोई डमी कैंडिडेट नहीं बैठा है। ये होता है प्रतिबद्धता, ये होती है विश्वसनीयता सरकारों की। और किस तरह से आरपीएससी को हम सुदृढ़ कर रहे हैं, किस तरह से उसकी प्रतिष्ठा को वापस पुनर्स्थापित कर रहे हैं, और कैसे आगे योग्य व्यक्ति को बिठाया जाए, इन सब पे कवायद चल रही है, इस पर विचार किया जा रहा है। और आने वाले समय में अगर कोई न्यायालय निर्णय देता है तो उस पर विचार किया जा रहा है। और निश्चित तौर पर कोई भी जिसने मेहनत कर अगर कोई भी बच्चा आया है और वो डिजर्व कर रहा है तो उसके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। इस पर भी सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। और मैं राजस्थान के युवाओं के आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो माननीय भजनलाल सरकार ने कहा है हम वो काम कर रहे हैं। आज आप तैयारियों में लगे रहें। भर्ती लगातार भर्ती प्रक्रियाएं आ रही हैं। परीक्षाएं को हमने कैलेंडर तक जारी कर दिया है, वर्षवार हम उसको कराने में सक्षम होने वाले हैं और करा रहे हैं। तो आप देखिए, अभी 80,000 भर्ती हमने पदों पर भर्तियां दे दी हैं, 1.25 लाख भर्ती प्रक्रिया दी है। आने वाले समय 50,000 भर्तियां आने वाली है। तो निश्चित तौर पर हम युवाओं को के भविष्य को सुरक्षित करते हैं, उनको रोजगार देंगे, उनको यहां अच्छा माहौल देंगे और उनके साथ धोखा नहीं होने देंगे। और जितने भी पेपर लीक माफिया और नकल माफिया और गैंग माफिया उन सबको खत्म करेंगे। चाहे बड़े से बड़ा अधिकारी होगा, बड़े से बड़ा नेता होगा, उसको भी माननीय भजनलाल सरकार जेलों के पीछे भेजने से हिचकिचाएगी नहीं। किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। अरविंद पलावत जी, जिस तरीके से आपसे मैं यही पक्ष जानना चाहूंगा कि जो इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर के जो दो खेमा है, एक तो पक्ष में, दूसरा विपक्ष में। पक्ष में वो लोग हैं जो चयनित अभ्यर्थी थे, विपक्ष में वो लोग हैं जिसमें चयनित नहीं हुए थे और वो लोग कोर्ट गए हुए थे। ऐसे में क्या लगता है कि ये याचिका जो दायर की गई है, ये चीजें जब सामने निकल करके आएंगी तो आपको क्या लगता है कि कौन सा खेमा वाकई में काम करने के लिए जो मौजूद रहेगा वहां पे, और किसको ज्यादा नुकसान हो रहा है इसमें? जी बिल्कुल। देखिए अतिक जी, जिस तरह से, क्योंकि मामला जो है वो डिविजनल बेंच में रहेगा, और जिस तरीके से अभी तक की जो मैंने जैसा पहले भी बताया कि सरकार जो है वो इस मामले का जो लीगल टीम है उससे भी लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है। एक एक जो पहलू है उसको देखा जा रहा है, क्योंकि सरकार, कोर्ट ने ये कहा है कि सरकार जो है वो आरपीएससी को इस संबंध में डायरेक्शन है वो अब यहां पर देगी, और आरपीएससी के माध्यम से जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है क्या उनके लिए यहां पर कोई रिलीफ है वो रहेगी। ये एक महत्वपूर्ण देखने वाली जो बात है वो यहां पर रहेगी। लेकिन ये एक बात जरूर है कि आने वाले समय में, क्योंकि नेक्स्ट वीक ही इसकी जो हियरिंग है वो यहां पर होगी और डिविजनल बेंच जो है वो सुनवाई करेगी, तो कहीं ना कहीं ये जरूर एक लगता है कि जिस तरीके से लंबे समय से मैंने लीगल भी देखा है, तो एक बार के लिए जो रिलीफ है वो स्टूडेंट्स को कुछ मिल सकती है। लेकिन वो रिलीफ सरकार पर डिपेंड करेगी कि क्या सरकार सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के पक्ष में है या फिर सरकार जो है एसओजी की ओर से जिस तरीके से जांच की गई है और हाईकोर्ट की ओर से जो कहा जा रहा है कि जो भर्ती प्रक्रिया है वो पूरी रद्द कर दी गई है, और सिंगल बेंच की जो फैसला यदि सरकार उसको मान करके वहीं पर यदि स्टॉप हो जाती है तो कहीं ना कहीं जो एक मुश्किल है वो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के सामने आने वाली नजर आती है। और आप सब कुछ जो है वो सरकार के रुख पर यहां पर डिपेंड करेगा। बिल्कुल, सरकार के स्टैंड पर चीजें क्लियर होंगी। और आपका अरविंद जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जानकारी दी। और शिखा मिलवराला जी, आपका भी बहुत बहुत आभार जो आपने अपनी पार्टी का पक्ष रखा, जिस तरीके सारे सवालों के जवाब दिए। और शैलेंद्र धा भाई, आपने भी अपनी पार्टी का पक्ष रखा, सरकार का पक्ष रखा और आरपीएससी में पारदर्शिता को लेकर काफी कुछ चीजें कही, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, जिस तरीके से जो एसआई भर्ती प्रक्रिया जो पूरी तरीके से रद्द की है हाईकोर्ट ने, हालांकि इसको लेकर के जो एक खेमा है, जो चयनित अभ्यर्थी हैं वो लोग डबल बेंच की तरफ रुख कर चुके हैं, याचिका दाखिल हो चुकी है। अगले हफ्ते इसकी सुनवाई होनी है। सुनवाई में क्या कुछ होगी ये तस्वीर तो आने वाले समय में ही साफ होगी। लेकिन सरकारों को भर्ती प्रक्रिया को स्वच्छ, पारदर्शिता और शिथिलता बनाए रखने के लिए जिस तरीके से कार्य करने की जरूरत है, हालांकि सरकार के जो यह पक्ष जो नुमाइंदगी कर रहे थे काफी कुछ चीजें कहीं कि जो आरपीएससी के जो सदस्य हैं उनमें हम बहुत ज्यादा चेक करने के बाद में चीजों को हम सेलेक्ट करते हैं, और इसके साथ ही साथ हम 5 साल में 4 लाख नौकरियां देने की इन्होंने घोषणा भी की है, जिस पर काम चल भी रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारे अभ्यर्थी हैं, जो यूथ हैं, जो सालों से नौकरी की तैयारी करते हैं, अपना सपना संजोए रखते हैं, उनको कहीं ना कहीं सरकार इनको नौकरी दे, पारदर्शी तरीके से दे, ताकि इनका जीवन यापन बेहतर हो और ये देश की सेवा कर सकें। तो इन्हीं
बातों के साथ में आज की इस डिबेट में फिलहाल इतना ही। अगले एजेंडा में हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे कुछ और ज्वलंत मुद्दों के साथ। तब तक के लिए मुझे मेरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।